पिछले लेक्चर में हमने मौर्य काल की सारी विशेषताओं पर चर्चा की थी और मौर्य काल के पतन के क्या क्या कारण रहे थे, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी और मौर्य काल पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे और पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सभी पर हमने चर्चा की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अब मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल की ओर चलेंगे। नमस्कार, शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज हम मौर्योत्तर काल और गुप्त काल पर चर्चा करने वाले हैं। तो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है एग्जामिनर्स द्वारा, या जो आपका पेपर सेट कर रहा है वहां पर जो ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछ रहे हैं। अगर आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखें, चाहे वो यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी, उत्तराखंड ट्रिपल एससी हो, तो कहीं ना कहीं आपको कॉमन फैक्टर दिखता है। ज्यादातर ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी हैं, उनके जो प्रश्न पत्र बने हैं उनमें जो पिछले 10 वर्षों का जो अनुक्रम है प्रश्न पत्र बनाने का, वो लगभग आपको समान दिखता है। तो वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमारा क्रम रहता है कि हम पहले लेक्चर में एक फॉर्मेट बना करके उसको स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं और उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों पर या ऐसे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा फॉर्मेट है वो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के ऊपर है। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के उत्तरार्ध, यानी कि उसके बाद में जो व्यवस्था प्रारंभ हुई या जो समय प्रारंभ हुआ उसको हमने मौर्योत्तर काल कहा। मौर्य काल के पतन के क्या कारण थे, उन सब पे हमने चर्चा की। मौर्य काल बहुत ज्यादा, मौर्य जो शासन था मौर्यंस का, वो बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था। अशोक ने बौद्ध धर्म की नीतियों को बहुत ज्यादा अपनाया और उनका बहुत ज्यादा प्रचार किया, इसलिए जो ब्राह्मणवादी थे वो बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट हो गए। जो उत्तराधिकारी आए आगे के वो इतने कुशल नहीं थे जो राज्य को संभाल कर रख पाते। जो प्रांत थे उन्हें ज्यादा स्वायत्ता दे दी गई और जो कर वसूलने की व्यवस्था थी उनमें उन्हें इतनी स्वायत्ता दे दी गई कि उन्होंने अंधाधुंध करों का आरोपण किया और लोगों व्याप्त हो गए और पुष्यमित्र शुंग उन लोगों का नेतृत्व कर विद्रोह कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। यहीं से ही मौर्योत्तर काल आपका प्रारंभ होता है। तो मौर्योत्तर काल हम शुंग वंश से प्रारंभ करते हैं और मौर्योत्तर काल में क्या व्यवस्था रही, जैसे हम पहले ही देखते आए हैं, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धर्म कैसा था, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में चीजों को हम देखेंगे, क्या क्या ऐसे विशेष परिवर्तन हुए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मौर्योत्तर काल, हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं कि मौर्योत्तर काल को पढ़ने के लिए हमें ये जानकारी कहाँ से मिली, मौर्योत्तर काल के साक्ष्य क्या है, या मौर्योत्तर काल का हमें कहाँ से पता चलता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो वो साक्ष्य हो सकते हैं, साक्ष्यों में आपके अभिलेख हो सकते हैं, अभिलेखों के बाद आपके कुछ ग्रंथ हो सकते हैं। इस तरीके की जो रचनाएं लिखी गई, जैसे कालिदास की मालवी का अग्निमित्र, या आपका जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा का अभिलेख, इन सारे अभिलेखों से हमें इनका वर्णन मिलता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं रहीं, इनकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी। ऐसे ही हमें गुप्त काल के साक्ष्य मिलते हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें हमें गुप्त काल का पता चलता है। बाकी स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनके जो अभिलेख थे, या रानी प्रभावती का जो ताम्र अभिलेख, ये सारी जो चीजें हैं इनसे हमें पता चलता है। तो एक बार आप फॉर्मेट को देखेंगे और उसके बाद हम इसी क्रम में आगे चलते हुए देखेंगे कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में क्या क्या विशेषताएं रही हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक की एक बहुत ही
आप कहें तो ये इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। साक्ष्यों के बारे में हमने चर्चा की कि हमारे साक्ष्य किस प्रकार के हो सकते हैं। साक्ष्यों में आपके अभिलेख हो सकते हैं, या पुरानी कोई पांडुलिपियां हो सकती हैं, या कोई ग्रंथ हो सकता है, या कोई उपन्यास हो सकता है। तो साक्ष्य से मतलब यही है। तो इन साक्ष्यों में हमारे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। साक्ष्यों से हमारे प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी हमने कहा जूनागढ़ का अभिलेख, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ का अभिलेख किसने खुदवाया, या हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने खुदवाया। तो या फिर उसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि रुद्रदामन से आप क्या समझते हैं, रुद्रदामन किस विशेष कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो हम जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उन सब पे चर्चा करने वाले हैं। अभी हमें सिर्फ फॉर्मेट को देखना है, एक स्टोरी बना लेनी है कि कहाँ मतलब कि हमें किन किन आयामों में प्रश्न देखने हैं, जिससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। साक्ष्यों के बाद महत्वपूर्ण अभिलेख की हम बात कर चुके हैं। अभिलेखों के बाद सिक्के किस प्रकार के होते थे, मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के होते थे, या मौर्योत्तरकालीन सिक्के, या ये मौर्य काल के जो सिक्कों से किस प्रकार से भिन्न थे, इस पे हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के सिक्के चलते थे। उसके बाद साहित्य साहित्य के हमने भी जैसे मालविका अग्निमित्रम का नाम लिया। मालविका, उसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, जिसे महाकवि कालिदास ने बड़े अच्छे शब्दों में सृजित किया है। अब आपसे ये पूछ सकता है मालविका अग्निमित्रम किस कवि से संबंधित है, तो महाकवि कालिदास, या ये कह सकते हैं कि कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में किसका वर्णन मिलता है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का पता रखना है। उसके बाद है मौर्योत्तर काल का प्रशासन, कि मौर्योत्तर काल में प्रशासन किस प्रकार का था। तो हम इसे सिर्फ मौर्योत्तर काल से न देख करके मौर्य काल के साथ तुलना कर करके पढ़ेंगे। जैसे मौर्य काल में प्रशासन क्या था, केंद्रीकृत था। हमने पढ़ा है, आप लोगों को सबको पता ही है कि जो मौर्यकालीन शासन था वो बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था। लेकिन प्रशासन मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, इसका विकेंद्रीकरण होना प्रारंभ हो गया। इनके प्रशासन की मुख्य विशेषता ही केंद्रीकृत प्रशासन थी, और मौर्योत्तर काल में यह प्रशासन विकेंद्रित हो गया। अब जब प्रशासन विकेंद्रित हुआ, तो विकेंद्रित होने का मतलब ही क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य उदय होने लग जाएंगे, छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा, तो विकेंद्रीकृत हो जाएगा, छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लग जाएंगे और मुक्त होने लग जाएंगे। उसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था, मौर्य काल में हमने देखा था इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य भाग था वो कृषि कर था। अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था वो कृषि आधारित था। तो मौर्योत्तर काल में भी कुछ इतना खास परिवर्तन नहीं आया। इनका भी जो विशेष था वो कृषि पर ही रहा, और जो मुख्य था वो उनका कर था, जिसको भाग कहा जाता था। भाग नाम का कर हुआ करता था, जो 1/6 भाग हुआ करता था कुल उत्पादन का। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही थी। समाज में कुछ उथल पुथल होना स्टार्ट हुआ, कुछ कुरीतियां होनी स्टार्ट हुई। तो वो क्या क्या कुरीतियां रही, हम जो हमारे प्रश्न के फॉर्मेट है उसमें अभी समय को बचाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर जब चर्चा करेंगे तो हम उसे सीधा लिंक करके पढ़ेंगे मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल में, कि पर्दा प्रथा मौर्योत्तर काल या मौर्य काल दोनों में थी या नहीं थी, या दोनों में से किसी एक में थी, तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर सती प्रथा के संकेत कहाँ मिलते हैं, इस तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। धार्मिक स्थिति, मौर्य काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। देखिए, आधार एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणवाद की ओर ज्यादा संकेत मिलते हैं, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा समर्थन दिया कि जो ब्राह्मण थे वो अशोक के अगेंस्ट हो गए। तो धार्मिक स्थिति हम कह सकते हैं कि आधार तो ब्राह्मणवाद था, तभी तो ब्राह्मणवाद में इतने कह सकते हैं कि सक्षम थे कि उन्होंने उस स्थिति को बदल दिया। पुष्यमित्र शुंग कौन थे, वो ब्राह्मण वंश से ही थे। शुंग वंश पूरा ब्राह्मण वंशी है, तभी तो शुंग वंश की स्थापना हुई मौर्य वंश के बाद। तो ये हमारा मौर्योत्तर काल का एक छोटा सा फॉर्मेट रहेगा जिन पे हम प्रश्न पूछेंगे। इससे ज्यादा हट करके आपसे कहीं से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इन्हीं टॉपिकों से आपसे भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसा कि हमने चर्चा की कि शासन पहले केंद्रीकृत था, लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, शासन का विकेंद्रीकरण हो गया।
विकेंद्रीकरण होने से क्या मतलब है, इसको बड़े सीधे शब्दों में समझेंगे। जैसे कि मानो ये कोई शासन है, साम्राज्य है ए, तो पूरी शक्ति इसकी केंद्रीकृत ए में है, लेकिन बाद में ये साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, बी सी डी ई, और अब जो शक्ति के केंद्र हैं वो भी जगह जगह बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये विकेंद्रीकरण हो गया। तब हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण होने के बाद जाहिर सी बात है कि जब विकेंद्रीकरण होगा प्रशासन का, तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा। तो जो प्रमुख राज्य और राजवंश या उनको कहें उस समय जिनका उदय हुआ उसमें थे, एक तो हमने भी पुष्यमित्र सुंग को पढ़ा, सुंग वंश ब्राह्मण वंश था, कण्व वंश ब्राह्मण वंश था। इसी तरीके से आगे वंश हुए। दक्षिण भारत में आपका सातवाहन वंश, और फिर इसी तरीके से आपके चेदी वंश और इक्ष्वाकु वंश, ये आपके आए। अब यहां से तो ठीक है हमारे इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लेकिन राजवंश से भी तो हमारे प्रश्न बनेंगे। तो उसमें सीधे सुंग वंश की स्थापना किसने की, हमें पता है, पुष्यमित्र सुंग। कण्व वंश की स्थापना किसने की, सातवाहन वंश। इसी तरीके से इनका हम देखेंगे। बाकी हम इनकी एक बार अगर हम जब प्रश्न देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तुलना करने में भी सक्षम हो जाएंगे कि किसकी व्यवस्था किस प्रकार की थी। उसके बाद हम देखेंगे कि विदेशियों ने आक्रमण कहाँ किस समय, मतलब इनके टाइम में जो विदेशी आक्रमण हुए वो किस किस के हुए। तो हम उसमें देख सकते हैं हिंद यमन, शकों के आक्रमण, पार्थियनों के आक्रमण और कुषाणों के आक्रमण। इस टाइप के हैं, इन आक्रमणों को देख सकते हैं हम। कुषाण आए, पार्थियन आए, शक आए, हिंद यमन यानी कि इंडो ग्रीक आए। तो इस तरीके से इनका प्रभाव क्या पड़ा। अगर उनके प्रभावों को देखें तो उससे पहले हम गुप्त काल को देख लेते हैं, हम इसको फिर अच्छे से समझ सकते हैं। देखो गुप्त काल, मौर्योत्तर काल की समाप्ति थी, बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत हो गया था राज्य। तो उसी बीच में क्या हुआ कि एक श्री गुप्त थे, उनके नाम का बहुत सारी विविधताएं हैं, क्योंकि उनके नाम का जो वर्णन मिलता है साक्ष्य से वो सिर्फ गुप्त मिलता है। तो श्री जो है सम्मान में सिर्फ लगा दिया गया है, तो श्री गुप्त कहते हैं। तो गुप्त जो गुप्त आपका गुप्त काल है, तो जो आपका गुप्त वंश है इसका जो हम संस्थापक कहते हैं वो श्री गुप्त और घटोत्कच को कह देते हैं। तो श्री गुप्त ने जो आपके गुप्त की गुप्ताओं की स्थापना की, गुप्त साम्राज्य की, गुप्ता साम्राज्य की, तो इसके विषय में अभी भी ये कोई साक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि गुप्ता कौन थे। अभी भी इतिहासकारों में बड़े मतभेद हैं कि गुप्ता ब्राह्मण थे या गुप्ता शूद्र थे। एक तरफ इतिहासकारों का मत माने तो वो कहते हैं कि जो गुप्त है वो एक तरीके से शूद्रों की जाति में लगाया जाने वाला एक तरीके से उनका गोत्र था, और गुप्त का जो है सिर्फ गुप्त नाम से वर्णन मिलता है, इसलिए श्री तो सिर्फ सम्मान में लगा दिया गया श्री को। तो इस तरीके से उनको वो मानते हैं कि वो शूद्र है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो गुप्ता है वो ब्राह्मण है, क्योंकि अगर आप चंद्रगुप्तदित्य जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का अगर विवाह किया था तो हम देखें तो किसमें किया था, ब्राह्मण वंश में किया था। तो जब ब्राह्मण वंश में किया था तो उस समय हमें पता है कि जाति प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी, तो उन्होंने जाति प्रथा ज्यादा चलती थी तो दूसरी जाति में तो विवाह नहीं किया होगा। तो यहां से पता ये चलता है कि वो ब्राह्मण थे। लेकिन इस तथ्य में थोड़ा सा मतभेद है, वो ये है कि उस समय जो होते थे अनुलोम विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह में ये होता था कि उच्च वर्ग का वर हो सकता था और निम्न वर्ग की वधु हो सकती थी। तो गुप्ताओं को अगर शूद्र माने तो ब्राह्मणों में यानी कि उनका विवाह हो सकता था। तो अभी भी इसके कोई साक्ष्य पूरे तरीके से नहीं है कि ये शूद्र है या ब्राह्मण है। तो इस तरीके का प्रश्न भविष्य में कि गुप्ता कौन थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद ही अभी क्लियर नहीं है। हाँ ये जरूर बन सकता है कि किसकी ओर साक्ष्य ज्यादा प्रकट होते हैं या प्रगाढ़ होते हैं, तो मैं मानूंगा कि शूद्रों की ओर ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। कहने को ब्राह्मण भी कह सकते हैं, लेकिन शूद्रों की ओर ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। इनके साक्ष्य वही हम क्रम देखेंगे जो हमने मौर्य काल या मौर्योत्तर काल में देखा। इनके साक्ष्य हम देख सकते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त के, हमने जो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के अभिलेख देखे, और आपके वायु पुराण और विष्णु पुराण में इनका वर्णन देखा। उसके बाद इनके सिक्के देखे, सिक्कों पे इन्होंने एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया चलाई थी। इसमें कहीं पे आपको बेड़ा
लेकर बीड़ा लेकर के आपको मिलेगा सिक्कों पे अंकित, या फिर कहीं कहीं राजा की इमेज, और बहुत सारी कलाकृतियां मिलती हैं। साहित्य हमने इसमें देखा, साहित्य में आप यहाँ पर देखेंगे, और आपको स्थापत्य यहाँ पे देखने मिलेगी। मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मंदिरों का निर्माण होने लगा था बढ़ चढ़कर। और शासक वर्ग, जो प्रसिद्ध शासक होंगे इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, तो प्रसिद्ध शासक हुए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनकी क्या क्या ख्यातियाँ प्राप्त हुई, या उन पर पिछले वर्षों में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है प्रशासन इनका कैसा था। तो जो गुप्ताओं का प्रशासन था वो कैसा था, क्या गुप्ताओं का प्रशासन प्रांतों में बटा था, क्या प्रांत किसी और व्यवस्था में बटे थे, तो उस तरीके से किस तरीके से व्यवस्था को उन्होंने अर्जित करके रखा था। उसके बाद देखेंगे हम इनका समाज क्या था। उसके बाद सामाजिक जो स्थिति थी, तो सीधे वही आ जाती है। 4-5 चीजें हम सामाजिक स्थिति में हम लेकर के चलते हैं। क्या पर्दा प्रथा प्रचलित थी, क्या सती प्रथा प्रचलित थी, क्या बाल विवाह प्रचलित था, इन सभी चीजों पे हम देखते हैं और उनकी हम तुलना करेंगे गुप्त काल की मौर्योत्तर काल से और मौर्योत्तर काल की मौर्य काल से, कि तीनों में कौन कौन सी जो आपकी बुराइयां थी व्याप्त थी या किसमें नहीं थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये सब हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे कि परिवर्तन आ जाता है, शिल्पकारों को थोड़ा सा योगदान मिल जाता है, और शूद्रों की दशा में थोड़ी सुधार आता है, और बाकी जो कृषि है वो अभी भी यहाँ पर मुख्य आधार होती है अर्थव्यवस्था का। उसके बाद है आपका धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण आधार, ब्राह्मणवाद की ओर इशारा इंगित करती है। तो ब्राह्मण आधार का देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार दिए गए, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा उच्च पद दिए गए और सम्मान दिए गए। उसके बाद आपसे धार्मिक स्थिति में इस तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी गुप्ताओं के बाद में अभी हमें ये कोई साक्ष्य हमारे इस तरीके से नहीं है कि शूद्र थे या ब्राह्मण थे, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मणों की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं विशेष थी, बहुत ज़्यादा उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। तो इस तरीके से हमने प्रश्न देखे, फॉर्मेट देखा कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के आने का क्या रीजन था। रीजन वही है, जब कोई साम्राज्य समाप्त होता है तो उसका सबसे पहला कारण तो यही रहता है कि उसके उत्तराधिकारी कुशल नहीं होते, अकुशल उत्तराधिकारियों का आना। दूसरा, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का लागू होना जिससे उसकी प्रजा में कह सकते हैं कि जनाक्रोश व्याप्त हो जाए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू करना जिससे धार्मिक संकट हो जाए, जिससे तार्किकता पर एक तरीके से देखा जाए तो कि तार्किक विचार और धार्मिक विचार, या इस तरीके से कहें कि मनमुटाव जैसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो आपको ये कॉमन मिलेगी, चाहे आप मौर्योत्तर काल में देखें, या फिर आपने मगध साम्राज्य में देखा, या फिर आपने गुप्त काल में देखा, या फिर आप गुप्त काल से आगे देखने वाले हैं। तो यही है। फिर अगर कोई दूसरे साम्राज्य की स्थापना हो रही है तो उसका मतलब है कि जो उसका शासक जिसने स्थापना की है वो बहुत ज्यादा प्रतापी होगा, वो कुशल होगा। तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थिति देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष की हमें दिखती है, धर्मनिरपेक्षता तो हमें दिखती है अगर देखा जाए तो मौर्य काल में भी, मौर्योत्तर काल में भी और गुप्त काल में भी। लेकिन किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता दिखती है, तार्किकता दिखती है या नहीं दिखती है, या तार्किकता। हम शुरू से ही सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता पे बार बार बात करते आए हैं। तार्किकता पे कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो जो धर्मनिरपेक्ष की नीति है या सर्वधर्म समभाव की नीति है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है। लेकिन उसमें धर्मनिरपेक्षता और तार्किकता में किस प्रकार का संबंध है, या तार्किकता और धर्मनिरपेक्ष अलग हैं, इसको किस प्रकार से अगर हम देख सकते हैं तो देखो, धर्मनिरपेक्षता और तार्किकता को अगर समझना है तो हम एक प्रकार से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं पाश्चात्य तार्किकता। तार्किक विचारों का अगर देखा जाए तो सटीकता से, जो आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, अभी के समय में हम तार्किकता को कहाँ से लेते हैं या सही अगर आप समझ सकते हैं तार्किकता को, तो मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ। 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी की यूरोप क्या था कि 16वीं सदी तक यूरोप क्या था कि धर्म केंद्र था। यूरोप में जो केंद्र था वो धर्म था, यानी कि
धर्म यूरोप के केंद्र में था। जो यूरोप की सारी व्यवस्थाएं थी वो धर्म के आधार से चलती थी, और धर्म चलता था बाइबल से, क्योंकि वहां चर्च को ही सब कुछ माना जाता था और चर्च बाइबल के रूल्स के हिसाब से चलता था। तो बाइबल में ये लिखा था कि मतलब ऐसा उनका मानना है कि बाइबल स्वतः ही ईश्वर की वाणी है और इसमें जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है, इसके अगेंस्ट नहीं कहा जा सकता। हम सभी जानते हैं महान वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस 16वीं सदी में, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, सूर्य के सकेंद्रीकरण का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन बाइबल में जो वैज्ञानिक संकल्पना दी गई है वो ये दी गई है कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सिर्फ इतनी सी मतलब वैज्ञानिक तार्किकता को लेकर कोपरनिकस की और उनको फांसी की सजा दे दी गई कि ये तो बाइबल के अगेंस्ट जा रहे हैं, स्वतः ईश्वर की वाणी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही कालांतर में उनके जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो बिल्कुल सही सिद्ध हुई। तो लोगों ने चीजों को तार्किकता में लेना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि कोपरनिकस तो ठीक थे, उनको फांसी की सजा हुई, लेकिन उनका जो तार्किक विचार था वो तो बिल्कुल ठीक था। तो तार्किकता का अगर देखा जाए तो पाश्चात्य तार्किकता को अगर हम वहां से देखें तो अभी का जो हम तार्किकता देख रहे हैं वो पाश्चात्य तार्किकता है। तो तार्किकता को हम यहीं से धार्मिक तार्किकता से भी लिंक कर सकते हैं कि अब हमने धर्म को भी तार्किकता से लिंक कर दिया और हम तार्किक विचारों पे जोर देने लगे। उन तार्किक विचारों की बदौलत ही हमने कुरीतियों को दूर किया, चाहे वो सती प्रथा हो या पर्दा प्रथा हो। लेकिन हमारी तार्किकता उनकी तार्किकता से कहीं पुरानी है, जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने पूरा फॉर्मेट देखा कि मौर्योत्तर काल से गुप्त काल में किस तरीके के प्रश्न बनेंगे या फॉर्मेट क्या रहेगा, कौन कौन से वंश आए, कौन कौन से राजवंश प्रसिद्ध हुए, या गुप्ताओं के आने का क्या कारण था, और गुप्ताओं को अब हम आगे ये भी देखेंगे कौन कौन सी उपाधि मिली। जैसे कि हम देखते हैं कि मौर्य काल, जिसको प्राचीन अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे, अगर आपके मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में देखें, अगर कहीं शक है तो उन्होंने क्या बहुत ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो वहीं गुप्ताओं ने बहुत ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। तो इन छोटे छोटे हमें शब्दों पर अंतर देखना है कि किस प्रकार का प्रश्नों में अंतर आ रहा है। चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के किसने चलाए, कर्षासण किसका नाम था, जीतल किसका नाम, माफ कीजिएगा, जीतल में मध्यकालीन भारत में पहुंच गया। हम उसमें देखेंगे कि कर्षासण क्या था, या फिर कर्षासण किस सिक्के का नाम लेकर। जैसे हमने पंच आहता सिक्के की बात की, पंचमा या पंचाहत या आहत सिक्का या फिर पंचमार्क का सिक्का की बात की, तो उस तरीके से उन सारी हम चीजों पे चर्चा करेंगे। तो ये फॉर्मेट का मतलब क्या है कि अगर ये फॉर्मेट आपको सिर्फ समझ में आ गया है, तो जो हमारा आगे का लेक्चर होगा जिसमें हम इस पे सब आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हों, वो प्रश्न आपको पूरे तरीके से समझ आ जाएंगे। यकीन मानिए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है, देखो कॉमन चीज तो कुछ नहीं है, कॉमन चीज सिर्फ इतनी है कि अगर हमें किसी भी कोई हम एक पर्टिकुलर काल उड़ा लें, जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अगर हमने सामाजिक, जो हम पहले से ही बताते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अगर इन तीन व्यवस्थाओं पर, और एक आपका धार्मिक, इन पे अगर आपने विशेष जोर दे दिया कि इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, यकीन मानिए आपसे कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो फॉर्मेट बनाने का मतलब है वो सिर्फ यही है कि ये प्रारंभ कहाँ से हुए, हमें पता कहाँ से चलता है इनके प्रारंभ होने का, इनके साक्ष्य क्या है, गुप्त काल की स्थापना, ये गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, ये गुप्ता साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, क्या क्या विशेषताएं रही। अगर हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पता है, मान लो हमने मौर्य काल में चारों स्थितियों पे अच्छे से वर्णन किया, वैदिक काल में चारों स्थितियों पे हमने अच्छे से वर्णन किया, मगध साम्राज्य की चारों स्थितियों पे हमने अच्छे से वर्णन किया है, जो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब भाई हमने मौर्योत्तर काल में चारों लेक्चर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसी पे हमने गुप्ताओं के बारे में चारों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हमें इन चारों कॉन्सेप्ट का पता है तो क्या हम एक दूसरे से उसकी तुलना करके नहीं दे सकते? तब आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार में जाकर के एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो आपसे प्रश्न नहीं बच सकता। तो यही क्रम हमारा रहेगा, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं वो हम देखेंगे। सातवाहन से संबंधित
क्या प्रसन्न रहेंगे। बड़ी विशेष स्थिति, माफ कीजिएगा, बड़ी विशेष प्रशासन इनका रहा, जिसमें हमें मात्र सत्तात्मक प्रशासन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो क्या मात्र सत्तात्मक प्रशासन वास्तव में था? इन सब चीजों को हम देखेंगे। या फिर कुछ प्रचलित जैसे रामगुप्त प्रकरण है। जैसे रामगुप्त प्रकरण क्या है कि शक शासकों का जब आक्रमण हुआ, रामगुप्त एक गुप्ता शासक थे, तो रामगुप्त के समय में, तो रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले के शासक थे, उनके बड़े भाई थे। तो उनको गुप्त साम्राज्य में क्या है कि कायर शासक कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य में कायर शासक किसे कहा जाता है? आप बड़े ही अचंभित हो जाएंगे कि गुप्त काल में भी किसी को कायर शासक कहा जाता था। बिल्कुल कहा जाता था। तो रामगुप्त को कायर शासक क्यों कहा जाता था? जब शकों का आक्रमण हुआ तो रामगुप्त ने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए और अपनी पत्नी प्रभावती को वहां पर, प्रभावती, प्रियदर्शनी, ऐसी कुछ नाम था उनका, प्रियदर्शी, माफ कीजिएगा, प्रभावती तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। तो वो उनको जो है शक शासक था उसको सौंप देते हैं और युद्ध की संधि के लिए वार्ता करते हैं। लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का पता चलता है विक्रमादित्य को, तो वो बहुत नाराज होते हैं और वो शकों पर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें पराजित कर करके उनको वापस ले आते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं और अपने कायर भाई रामगुप्त का जो रामगुप्त हुए उनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा वध कर दिया जाता है। ये इनकी हत्या करते हैं रामगुप्त की और खुद जो है शासक बन जाते हैं। तो रामगुप्त और विक्रमादित्य, इनको आप इस क्रम में ध्यान में रखें कि रामगुप्त और विक्रमादित्य या रामगुप्त प्रकरण क्या है। इसी तरीके से और भी प्रकरण हुए। मालविकाग्निमित्रम भी एक ही तरीके से तो प्रेम प्रकरण है जो कालिदास जी ने लिखा। इसी क्रम में हम रचनाएं भी देखेंगे। माफ कीजिएगा, मैं इसमें लिखना भूल गया। एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो रचनाएं भी हम लिखेंगे कि इस काल में रचनाएं क्या क्या फेमस हुई, चाहे वो कालिदास की मेघदूतम हो, चाहे वो मालविकाग्निमित्रम हो, या और भी गुप्ताओं के टाइम में खुद स्वयं इतनी रचनाएं लिखी गई, या फिर आपके विक्रमादित्य के द्वारा जो उनका कला और संस्कृति का प्रेम रहा, उन सारे आयामों पर हम चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतने समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।